गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस। स्वागत है आप सबका स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना जो नोटिफिकेशन है वो तो जारी नहीं किया है, लेकिन नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन आप ये समझ सकते हैं कि 16 फरवरी उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है कि हम पेपर जो है 2025 प्रीलिम्स का हम 16 फरवरी को पेपर लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि उन्होंने डेट तो अनाउंस कर दी है लेकिन नोटिफिकेशन अनाउंस नहीं किया। लेकिन अब हमारे लिए कम से कम एक टारगेट सेट हो जाता है कि 16 फरवरी को हमको एग्जाम देना है। दोस्तों, हम पूरी चीजों पर बात करेंगे, कौन से वो सेक्शन होंगे जिन पर आप बात करके, जिन पर आप रिवीजन करके, जिन चीजों पर ज्यादा फोकस करके आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं, उन सब की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा स्टेट पीसीएस का लाइव प्री प्लस मेन जो संकल्प फाउंडेशन बैच नंबर 7 है, वो संकल्प फाउंडेशन बैच नंबर 7 लॉन्च हो चुका है। 31 अक्टूबर को उस बैच की क्लोजिंग है, तो 31 अक्टूबर के पहले उस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप 31 अक्टूबर से पहले उस बैच को एनरोल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। जी हाँ, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और वो कोर्स आपको मिल जाएगा मात्र 9,999 रुपए में। जी हाँ, 9,999 रुपए में एक कोर्स आपको मिल जाता है। केवल 9,999 रुपए को कोर्स मिल जाता है। इसके अलावा आपको स्टडी आईक्यू पीसीएस की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर स्टेट पीसीएस कोर्सेस को एक्सप्लोर करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और अपना स्टेट सेलेक्ट करके वहां पर आपको मेरा कोड यूज करना है। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाकर मेरा कोड है ANJ लाइव। यदि आप ANJ लाइव कोड यूज करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ कोर्स आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 9,999। दोस्तों, ये तो बात हुई हमारी लाइव प्री प्लेसमेंट संकल्प फाउंडेशन बैच नंबर 7 पर। ठीक है, लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहां पर क्या देखने आए हैं कि लास्ट जो 100 डेज हैं हमारे पास, हालांकि आज से यदि हम देखें तो जिस दिन नोटिफिकेशन आया 28 अक्टूबर, तो 108 दिन रह जाते हैं। लेकिन हम अभी दिवाली के समय को हटा दें तो लास्ट 100 डेज में हमको कहां पर फोकस करना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पर हमको फोकस करना चाहिए, उन सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं उन टॉपिक्स पर जहां पर हमको सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका जो ये टॉपिक है, ठीक है, खासकर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस है, तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में यहां पर आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके सिलेबस को यदि आप देखें एमपीपीएससी, तो एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है, एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसको हमने क्या डिवाइड किया है, 10 यूनिट में डिवाइड किया। 10 यूनिट और 10 यूनिट का जो ये पेपर है, ठीक है, 10 यूनिट का ये जो सिलेबस है, इस 10 यूनिट के सिलेबस में आप देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम वो देखेंगे और 10 यूनिट को मिलाकर आप सब जानते हैं कि 100 क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, 100 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और 100 प्रश्न में यदि हम थोड़ा सा लास्ट कुछ पेपर को एनालाइज करें तो 2021 से यदि हम एनालाइज करना स्टार्ट करें, 2021 है, 2022 है, ठीक है, 2023 है ना, और 2024 है। ये कुछ एग्जाम्स हुए हैं जहां पर ये मान के चलिए कि हर जगह पर जो एमपी स्पेशल का वेटेज है, ठीक है, जो एमपी स्पेशल का वेटेज है वो कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम देखने को मिला है। ठीक है, एमपी स्पेशल जो है वहां पर मैक्सिमम वेटेज आपको देखने को मिलता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आपको देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 45 टू 50 क्वेश्चंस तक आपको यहां से देखने को मिल जाता है। 45 से 50 क्वेश्चन तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फिर कहीं ना कहीं आपको यहीं से, ठीक है, या कि तो डायरेक्ट मिलती, या कि तो इनडायरेक्ट मिलती। ठीक है, यहीं से चीजें देखने को मिल जाती। तो भाई अब जब यहां से चीजें देखने को मिल रही हैं तो सबसे पहले आपको यह करना है कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में सबसे पहले यह देखना है कि कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जहां पर मध्य प्रदेश से संबंधित चीजें पूछी जा सकती, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां पर, ऐसे कौन से यूनिट्स हैं जहां पर मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाती। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीजें जहां पर आपसे पूछी जाती हैं उनको समझने के लिए आप क्या देखेंगे, उनको समझने के लिए आप देखेंगे यहां पर कि आपका जो ये सिलेबस है, ठीक है, आपका ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में यदि आप देखें, इस सिलेबस में यदि आप देखें तो आपका जो यूनिट वाइज जो डिवाइड है उसमें एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की पॉलिटी, एमपी की इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ एक यूनिट आपका क्या है, एक यूनिट पूरी तरीके से जहां पर आपको काम करना है वो है एम ट्राइब्स, मध्य प्रदेश की जनजातियां। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों पर भी आपको क्या करना है, फोकस करना है। मध्य प्रदेश की जनजातियों पर भी हमको फोकस करना पड़ेगा।
ठीक है। अब वो जो मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं उन पर हम जब फोकस करते हैं तो मध्य प्रदेश की जनजातियों वाला चैप्टर यदि हम देखें तो वो 2024 में जुड़ा। ठीक है, इसके पहले वाले सिलेबस में मध्य प्रदेश की जनजातियों वाला चैप्टर नहीं था, लेकिन एमपी पॉलिटी, एमपी हिस्ट्री, एमपी ज्योग्राफी, एमपी इकोनॉमी ये पहले भी पूछे। ठीक है, तो अब सिलेबस को यदि हम उठा के पढ़ना स्टार्ट करें या सिलेबस को देखना स्टार्ट करें तो सिलेबस को देखते समय हम क्या देखते हैं, सिलेबस को देखते समय हम देखते हैं सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आती है एमपी। तो भाई एमपी हिस्ट्री जो है, मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, ये भी आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो इतिहास है ये भी आपको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। अब यदि हम मध्य प्रदेश के इतिहास की बात करें तो मध्य प्रदेश का इतिहास और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के इतिहास के साथ मध्य प्रदेश का साहित्य यानी कि लिटरेचर, ठीक है, एमपी हिस्ट्री के साथ साथ लिटरेचर भी है, और लिटरेचर के साथ साथ यहां पर क्या देखने को मिलेगा, संस्कृति भी देखने को मिल जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कल्चर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के साथ साथ आपका लिटरेचर, ठीक है, प्लस आपका कल्चर, कल्चर ये आपको क्या देखने को मिलता है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके यूनिट नंबर सेकंड, कहां है सर, यूनिट नंबर सेकंड पर आपको देखने को। अब जब यूनिट नंबर सेकंड की बात हो रही तो यूनिट नंबर सेकंड में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन सी हैं उस पर भी मैं बात करूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी इस क्लास में हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कहां कहां एमपी के टॉपिक्स हैं जिन पर आपको ज्यादा फोकस करना, क्यों फोकस करना है उसका रीजन मैं बता चुका हूं कि एमपी स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 45 टू 50% क्वेश्चन एमपी से होते हैं। तो सिलेबस में वो चीज हम अभी ढूंढ रहे हैं जहां पर एमपी स्पेसिफिक टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, मैं इस पर भी बात करूंगा कि आखिर आपको इस हिस्ट्री में, फिर लिटरेचर में, फिर कल्चर में कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस, और सिर्फ ऐसे नहीं, पुराने क्वेश्चंस उठाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ, हिस्ट्री में यदि इस टॉपिक पर हम डिस्कस ज्यादा कर रहे हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपसे करूंगा, लेकिन फिलहाल सिर्फ ये बताना है कि आपके यूनिट नंबर सेकंड पर क्या है। यूनिट नंबर सेकंड पर आपको क्या देखने को मिलता है, यूनिट नंबर सेकंड पर आपको देखने को मिलता है एमपी का हिस्ट्री, एमपी का कल्चर और एमपी का लिटरेचर, जिस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, आपके अगले यूनिट की तरफ हम यदि बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश का भूगोल आता है, ठीक है, एमपी की ज्योग्राफी आती है, एमपी की ज्योग्राफी आती है, ठीक है, मध्य प्रदेश का भूगोल आता है। अब मध्य प्रदेश का जब भूगोल आता है, मध्य प्रदेश का जब भूगोल आता है, यहां से भी संभावना होती है कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछ, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, 10 प्रश्न से पूछे जाने की संभावना होती है। अब यदि 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो भाई हमारी जवाबदारी है, ठीक है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई इन 10 क्वेश्चन में से 10 के 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करें, 10 के 10 क्वेश्चन हमारे सही हो, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है जहां पर आप स्कोर कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में इसको देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में जो 10 प्रश्न आएंगे वो आपको कैसे पढ़ने हैं इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये चीज आपको कहां दिख रही है, ये चीज दिख रही है यूनिट नंबर 4 पर, यूनिट नंबर 4 पर आपको दिख रही है। ठीक है, हम अभी सिर्फ इतना देख रहे हैं कि जो एमपी के 45 से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 45 से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कहां कहां से, ठीक है, वो कहां कहां से आ रहे हैं। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 2 जहां पर हमने कल्चर की बात करी, जब हमने हिस्ट्री की बात करी, हमने लिटरेचर की बात, और एमपी ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें होंगी। एमपी के ज्योग्राफी में एमपी का जो फिजिकल जो फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है, ठीक है, भौगोलिक विभाजन है, वहां से क्वेश्चन हो सकते हैं, क्लाइमेट से क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वहां से क्वेश्चन हो सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम अलग से सिलेबस में लिख दिया है, वहां से चीजें हो सकते हैं। ठीक है, आपके फॉरेस्ट से क्वेश्चन हो सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, इरिगेशन से क्वेश्चन हो सकते हैं, हिल्स, पहाड़ियां, पर्वत, यहां से क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये सिलेबस में चीजें मेंशन हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक को आपको ज्यादा फोकस करना है। हम अलग से उसके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे जहां पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इन टॉपिक्स पर आपको स्पेशली फोकस करना ही करना है, और ऐसे नहीं क्वेश्चंस दिखाकर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ, यहां से पिछले साल से क्वेश्चन आ रहा है और आगे भी क्वेश्चंस आने की संभावना यहां पर है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में या ये मध्य प्रदेश के भूगोल में मध्य प्रदेश के उद्योग आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के जनसंख्या पूछी जा सकती है, मध्य प्रदेश का जो सेंसस है, सेंसस में भी कुछ स्पेशली उन्होंने लिख दिया है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लिख दी है। ठीक है, जहां पर हम जिसको कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि दर कह सकते हैं,
वितरण किस प्रकार का है, डेंसिटी किस प्रकार की है, और उसके साथ साथ जो नगरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, उसकी बात वो कर रहे हैं। सिलेबस में लिख दिया अर्बनाइजेशन, तो यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज हैं, और इसलिए हमारा दायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको पूरी तरीके से कवर करें। तो सेकेंड यूनिट, फोर्थ यूनिट। उसके बाद यदि हम बात करते हैं आगे, तो फोर्थ यूनिट के बाद हम क्या देखते हैं, आपका देखते हैं फिफ्थ यूनिट, ठीक है। और फिफ्थ यूनिट में हम क्या देखते हैं, भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है। फिफ्थ यूनिट में हम क्या देखते हैं, भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। यानी कि जो फिफ्थ यूनिट है, यूनिट नंबर 5 है, उस यूनिट नंबर 5 पर हम क्या देख रहे हैं, इस यूनिट नंबर 5 पर एमपी प्लस इंडियन पॉलिटी दोनों हम देख रहे हैं। एमपी प्लस इंडियन पॉलिटी हम लोग दोनों देख रहे हैं। और एमपी प्लस इंडियन पॉलिटी में आपको यहां से भी कितने क्वेश्चन आने हैं, यहां से भी आपको 10 क्वेश्चन ही मिल, ठीक है, 10 क्वेश्चन ही मिल। तो 10 क्वेश्चन यदि मिल रहे हैं, ठीक है, यहां से भी यदि 10 क्वेश्चन ही मिल रहे हैं, तो भाई यहां पर ज्यादा फोकस हमारा कहां होना चाहिए, ज्यादा फोकस होना चाहिए इंडियन पॉलिटी पर, ठीक है, इंडियन पॉलिटी पर। लेकिन इंडियन पॉलिटी से जो टॉपिक्स लिखे गए उनको पढ़ने के साथ साथ हमको जो एमपी पॉलिटी के क्वेश्चंस या एमपी पॉलिटी के चैप्टर्स आपको जो पढ़ने हैं, उसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम पढ़ सकते हैं, मध्य प्रदेश के गवर्नर पढ़ सकते हैं, मध्य प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी पढ़ सकते हैं, मध्य प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ सकते हैं, मध्य प्रदेश में जो अदर कमीशन हैं हम बात कर सकते हैं, अदर कमीशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। अदर कमीशन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले जो सिलेबस था उसमें एक अलग से पूरी यूनिट थी जहां पर केवल कमीशन लिखे गए थे। तो इतनी आसानी से मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कमीशंस को नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो कमीशन से क्वेश्चन आए हैं और आगे भी कमीशन आएंगे, तो इसलिए उनको छोड़ के हमको नहीं जाना है, उनको हमको पढ़ के जाना है, उनको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। वो कमीशंस में क्या पूछते हैं, स्थापना कब हुई थी, वो कमीशन में क्या पूछते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैचुरी है, या फिर आपको एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या फिर वो पूछते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था, या फिर पूछ लेते हैं कि इसके मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है, इनको हटाता कौन है, या फिर इनका कार्यकाल कितना है, टेन्योर कितना है, यही सारी चीजें पूछते हैं। तो हमको एक बेसिक सी चीजें, बेसिक नॉलेज हमको इनके बारे में होना चाहिए, ठीक है। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या करते हैं, बेसिक फंक्शंस क्या है, इतनी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और वैसे हम देखें तो पॉलिटी में भी बहुत ज्यादा चीजें लिखी नहीं है। जो इंडियन पॉलिटी है वहां पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिख के रखी है, यूनियन एग्जीक्यूटिव को लिखा हुआ है, मतलब जो संघीय कार्यपालिका है उनको उन्होंने लिख दिया है। संघीय कार्यपालिका यदि वो लिख देते हैं, इसका मतलब वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, और उसके साथ साथ आप क्या जानते हैं कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। यदि संघीय विधायिका लिख देते हैं, इसका मतलब पार्लियामेंट पूरा पढ़ना है, तो संघीय विधायिका यहाँ पर नहीं लिखी हुई, लेकिन संसद अलग से लिखा हुआ है, तो संसद पढ़ना पड़ेगा। न्यायपालिका लिखी हुई तो न्यायपालिका तो पढ़ना ही पड़ेगा। संविधान संशोधन लिखे हुए तो संविधान संशोधन हमको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये एमपी से बाहर की चीज है, हम बात कर रहे हैं किस पर, एमपी पर। तो एमपी पर इतनी चीजों पर हमको तो फोकस करना ही है, इतनी सारी चीजों पर हमको फोकस करना ही है एमपी पॉलिटी के, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है यूनिट नंबर 6। क्या आता है, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 की यदि हम बात करें, यूनिट नंबर 6 की यदि हम बात, तो यूनिट नंबर 6 में आपको क्या देखने को, यूनिट नंबर 6 में आपको देखने को मिलता है, इकाई नंबर 6 में देखने को मिलता है एमपी प्लस इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, एमपी प्लस इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। मध्य प्रदेश एवं भारत की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश एवं भारत की अर्थव्यवस्था देखने को। तो जब हम मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो यहां से भी अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं, ठीक है। यहां से भी अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। यहां पर उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि जो भारत वाला कॉन्टेक्स्ट है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें, तो मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो यहां पर आपसे देखने को मिलेगी, वो यहां पर ये लिखा गया कि जो मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश में आपको क्या देखने को मिलता है कि मध्य प्रदेश में कृषि है, ठीक है, मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर, ठीक है। मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में हम किसकी बात कर सकते हैं भाई, इकोनॉमी में कृषि की बात करते हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की बात हो रही, ठीक है। इंडस्ट्री की बात हो रही, इंडस्ट्रीज की बात हो रही, ठीक है, उद्योगों की बात हो रही। तो भाई उद्योग में क्या, आपके एग्रीकल्चर बेस्ड कौन से हैं, मिनरल बेस्ड कौन से हैं, फॉरेस्ट बेस्ड कौन से हैं, आपकी फॉरेस्ट वेस्ट के साथ साथ आपकी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं वहां पर क्या चीजें चल रही, ठीक है। उसके अलावा यहां पर हमको क्या पढ़ना होगा, एमएसएमई पढ़ना होगा,
एमएसएमई पॉलिसीज क्या है, ठीक है, क्या भाई वर्तमान में कितना रोजगार यहां से मिल रहा है, कितने % रोजगार मिल रहा है, कितने तेजी से बढ़ रहा है, कितना इसका ग्रोथ रेट है, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहां पर जो लिखा गया है वो लिखा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण आपसे पूछा जा सकता है, भाई औद्योगिकरण, भाई औद्योगिकरण क्यों ढंग से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आखिर स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या रीजंस हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो क्यों, ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। और क्या लिखा गया, लिखा गया सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की गई। अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश यदि क्वेश्चन आया तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में क्वेश्चन क्या आ सकता है, भाई आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्या है, किस प्रकार का प्रोग्राम है, कब चालू हुआ, किसने चालू किया, कब से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, बेसिक फीचर्स कौन से हैं, इसके पिलर कौन से हैं, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस फील्ड में काम करना चाहता है, आत्मनिर्भर बनाना है तो किस फील्ड में आत्मनिर्भर बनाना है, ये सारे क्वेश्चन हमको यहां पर पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में यहां पर लिखा उन्होंने ओडीओपी, और ओडीओपी से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ओडीओपी कब स्टार्ट हुआ, 2023 में स्टार्ट हुआ मध्य प्रदेश में। यदि ओवरऑल देखें तो 2018 में स्टार्ट हुआ उत्तर प्रदेश से, ठीक है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम देखें तो 2023 में उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है ओडीओपी का, क्यों हम लेके आ रहे हैं ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना क्यों लाई जा रही, ठीक है। उसके बाद यहां पर इन्होंने एक चीज और लिखी, मध्य प्रदेश में आईपीआर, मध्य प्रदेश में आईपीआर, ठीक है। इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। डिटेल में डिस्कस करने के पीछे का रीजन है कि यही एक ऐसा चैप्टर है जो नया है, और नई चीजें हैं यदि तो वहां से क्वेश्चन भावना ज्यादा होती है ना। तो यहां पर मध्य प्रदेश में जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन, ठीक है। भाई कितने पेटेंट है मध्य प्रदेश, ठीक है, कौन कौन सी चीजों को पेटेंट मिल चुका है, कौन कौन सी जो आपके हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ, ठीक है, भौगोलिक संकेतक मिले हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा यहां पर आप देखते हैं जीआई टैग जिसको हम कहते हैं, उसके अलावा यहां पर ट्रेडमार्क क्या है, पेटेंट क्या है, कॉपीराइट क्या है, औद्योगिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होती है, ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, ट्रेड पॉलिसी आईपीआर पॉलिसी है वो कब आई थी, आईपीआर पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, पेटेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आईपीआर प्रोवाइड करने के क्या राइट्स क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहां पर एक चीज और पूछी है, आईपीआर की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ आईपीआर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आईपीआर की प्रगति पर भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आप ये समझिए कि जो वीपो है, ठीक है, वीपो भारत के कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी करता है, और नीति आयोग भारत के कॉन्टेक्स्ट में जारी करता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रश्न हो सकता है, वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें और हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इन्हीं चीजों पर टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है। अब मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम सब पढ़ने लगे, नहीं। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पढ़ने का मतलब है कि यदि इतनी चीजें लिखी हैं, और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एक बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने जो सिलेबस में लिखा है उसके बाहर का वो नहीं, ठीक है, ये एक सबसे अच्छी बात, और हम ये भी कह सकते हैं कि एकमात्र अच्छी बात, ठीक है, यही है कि वो कम से कम सिलेबस के अंदर से चीजें पूछते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या फिर मेन, दोनों जगह पर वो चीजें अंदर से ही पूछते हैं। तो यहां पर विश्वास करके आप उतनी ही चीजें पढ़ के जा सकते हैं आपके सिलेबस में मेंशन की गई हैं, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद एमपी के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो कहां से देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं करंट अफेयर वाली यूनिट, ठीक है, करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर्स, समसामयिक मुद्दे, समसामयिक मुद्दे कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन समसामयिक मुद्दों में ये आपको दिखेगा यूनिट नंबर 8 पर, यूनिट नंबर 8 पर आपको दिख रहा है, और यूनिट नंबर 8 पर एमपी करंट अफेयर अलग आपको दिया है, ठीक है, इंडिया करंट अलग से आपको पढ़ना है, ठीक है, प्लस इंटरनेशनल करंट अफेयर या इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं वो आपको अलग से देखना, मतलब मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अब इसको कैसे पढ़ना है, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने चाहिए,
कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं, आपने यदि साल भर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी आप कर रहे हैं और आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, ठीक है, आपको क्या करना है, एक बुक प्रेफर करनी है और वो बुक है आपकी एग्जामपीडिया, ठीक है। एग्जामपीडिया ये आपकी ईयरली, ठीक है, ईयरली मैगजीन है, साल में एक बार आपको देखने को मिलती है और सब कुछ पिछले 2 बार का पेपर उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन करंट अफेयर का इसके बाहर आपको देख, वो पेपर जो 2023 में आया था, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारी मैगजीन्स पर बहुत सारी चीजों पर नहीं मिल रहे थे, वहां पर भी सीधे सीधे क्वेश्चंस एग्जामपीडिया से आपको देखने को मिले थे, चाहे वो 2023 हो चाहे वो 2024 हो। एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस, एग्जैक्टली वही ऑप्शंस जो आपके एग्जामपीडिया में चीजें लिखी गई हैं, वहीं से आपको देखने को, तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। इंडिया और इंटरनेशनल करंट अफेयर के लिए भी आपको थोड़ी बहुत चीजें कर लेनी है, एग्जामपीडिया का भी है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन यदि उसके अलावा आपको दूसरा प्रेफर करना चाहें वो भी कर सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश स्पेशल के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको स्ट्रांगली प्रेफर करना चाहूंगा स्टडी आपका एग्जामपीडिया, ठीक है। बाकी हम लोग वहां पर एक करंट अफेयर का पूरा सेक्शन लेके आएंगे, जहां पर स्पेशली अप्रोक्सीमेटली 300 क्वेश्चंस, तो ईयरली 300 क्वेश्चंस का एक सीरीज होगा, जहां पर हम एक ही वीडियो में वो 300 क्वेश्चंस करा देंगे और वहां से कुछ बाहर नहीं जाए, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपका करंट अफेयर हो गया। अब करंट अफेयर के बाद एक यूनिट जो बचती है, जहां से और एमपी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो एमपी के क्वेश्चन आएंगे ही, क्योंकि वहां पर आपका चैप्टर ही है मध्य प्रदेश की जनजातियां, यूनिट नंबर 10, ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश की जनजातियां। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों का जो चैप्टर है, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के जो ट्राइब्स हैं, मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं, इस जनजातियों वाले चैप्टर में आप एक चीज देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश की जनजातियों का चैप्टर है, यहां पर ये नया चैप्टर है, यूनिट नंबर 10 में अलग से जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 43 ट्राइब्स हैं, 43 ट्राइब्स हैं। अब यहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं सर, यहां से ट्राइब्स में जो मेन क्वेश्चंस बनेंगे, ट्राइब्स के कल्चर से बनेंगे, ठीक है, ट्राइब की संस्कृति से बनेंगे, ठीक है, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से बनेंगे। यहां पर ट्राइब्स में कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो यहां पर फेमस पर्सनालिटी रही है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियां हैं जिनका नेशनल मूवमेंट में कुछ ना कुछ योगदान रहा है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। म्यूजियम लिखे हुए हैं, म्यूजियम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। मेजर इंस्टीट्यूशंस लिखे हुए हैं जो ट्राइब से रिलेटेड है, वहां से क्वेश्चन, जैसे मध्य प्रदेश एसटी कमीशन है, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश का जो जनजाति संग्रहालय है, वहां से क्वेश्चन पूछे। मध्य प्रदेश में कितनी ट्राइब्स हैं, कौन सी ट्राइब्स कौन से एरिया में देखने को मिलती है, ठीक है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न रीजन, कौन सा रीजन ऐसा है जो ट्राइब्स में बहुत ज्यादा ट्राइब्स वहां पर पाई जाती है, यहां से क्वेश्चन हो सकता है। मध्य प्रदेश की जो फोक कल्चर है, वहां से क्वेश्चन हो सकता है। ट्राइब्स का जो फोक कल्चर है, वहां से क्वेश्चन हो सकता है। ट्राइब्स का जो कह सकते हैं फोक लिटरेचर है, वहां से क्वेश्चन, तो यहां पर फोकस करना है, ठीक है। और इन चीजों पे भी कहां पर फोकस करना है उसकी बात भी मैं आपसे करूं, ठीक है। तो फिलहाल ये आपका जो 10th यूनिट है, इसमें मेन फोकस कल्चर पर और उतनी चीजें जितने आपके सिलेबस में लिखी, सिलेबस के बाहर में बाहर बिल्कुल नहीं जाने का, ठीक है, जाना ही नहीं है भाई, क्योंकि हम इतना ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट इसलिए कर सकते हैं कि पिछले 3-4 पेपर को आप उठा के देख लें, कहीं पर भी वो एक क्वेश्चन भी बाहर से, तो फालतू का पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, फालतू का पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपको चुनिंदा चीजें पढ़नी है, आपको सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है, और सेलेक्टिव चीजों को ही बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि भाई 10th यूनिट से यदि ट्राइब से क्वेश्चन आते हैं और यदि उन्हीं टॉपिक से आते हैं जिनको हमने ये कहा था कि हाँ स्ट्रांगली इनको तो पढ़ना ही है, तो वहां से यदि क्वेश्चन आए तो वो कभी भी हमारा गलत नहीं होना, ठीक है, वो कभी भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 10, यहां से आपको अप्रोक्सीमेटली एमपी के कॉन्टेक्स्ट में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको क्या मिलेगा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में लगभग 45 से 50 क्वेश्चन, और यहां पर गलती की संभावना बहुत कम है। 45 से 50 क्वेश्चन आपको, यदि 45 क्वेश्चन आते हैं तो 42
और 50 क्वेश्चन आते हैं तो 47 टू 48 क्वेश्चन आपको करने चाहिए, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न होते हैं। यहां पर गलती नहीं करनी है, और यदि आपने सही तरीके से लास्ट के 100 डेज को यूटिलाइज कर लिया तो कभी भी चीजें गलत नहीं, ठीक है, कभी भी चीजें गलत नहीं होंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है, इन चीज पर फोकस करना है। और कहां पर प्रायोरिटी देनी है, कहां पर प्रायोरिटी नहीं देनी है, पहले कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले कौन से यूनिट को कवर करना है, उसके बाद कौन से यूनिट को कवर करना है, उसके बाद कौन सी यूनिट को कवर करना है, इस पर भी हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो बुक लिस्ट है, कौन कौन सी बुक को पढ़ना है, कौन सी यूनिट के लिए कौन सी बुक को प्रेफर करना है, ये भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिस पर आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको यहां पर ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, कौन सी यूनिट को लेकर कौन सी बुक को प्रेफर करना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल यहां पर जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि आप यदि एमपी स्पेशल पढ़ते हैं, ठीक है, आप यदि एमपी स्पेशल सही से कर लेते हैं, एमपी स्पेशल में यूनिट नंबर 2, ठीक है, पूरी तरीके से, यूनिट नंबर 4 पूरी तरीके से, यूनिट नंबर 5 आधी, ठीक है, यूनिट नंबर 5 आधी, ठीक है, यूनिट नंबर 6, ठीक है, और यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 8 के बाद यूनिट नंबर 10। यहां पर पूरे 10 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, यहां पर आपके 5 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, यहां पर 5 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, यहां पर 5 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज हो जाती है, यहां पर 10 और यहां पर भी 10। तो 10, 20, 25, 30, 35 प्लस 10, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 45 क्वेश्चंस आपको यहां से हैं। ठीक है, और ये मैं आपको सिर्फ तुक्के से नहीं कह रहा हूं, आप 2021, 2022, 2023, 2024 और उसके पहले के भी पेपर जितने उठा के देखना हो उठा के देख लेना, 40 से कम क्वेश्चन आपको देखने, और कई क्वेश्चन पेपर ऐसे होंगे जहां पर 50 क्वेश्चन भी आपको एमपी को मिल जाएंगे। तो एमपी पीसीएस के सिलेबस की चाबी जो है, एमपी पीसीएस के प्रीलिम्स की जो चाबी है, वो एमपी स्पेशल में है, और एमपी स्पेशल के अलावा आप यदि बाकी जगह पर चाबी ढूंढ रहे हो तो वो नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो यदि ताला खोलना है, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का ताला खोल के एमपीपीएससी के मेंस में एंटर करना है, तो इस चाबी से ही ताला खुलेगा, और उस चाबी का नाम है एमपी स्पेशल। एमपी स्पेशल पर फोकस करिए, और एमपी स्पेशल में यदि 45 क्वेश्चन आते हैं तो 42 मार्क्स स्कोर करिए, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बाकी जगह से जो क्वेश्चंस आएंगे वो इतने टफ नहीं होंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के सिलेबस का जो पैटर्न है, क्वेश्चंस आसान होते हैं, आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं। थोड़ा सा यदि आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी चीजें आप सही करेंगे, और वहां पर जो 2 घंटे आपके पास हैं, उस 2 घंटे अपने आप पर जो पढ़ा आपने है, जो आपने पढ़ा है, उस पर यदि थोड़ा सा भी आपका सेल्फ बिलीव रहेगा तो आप गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है, वहां पर गलती जो नहीं करता है वो मेंस लिखता है, और वहां पर जो गलती करता है वो दोबारा बैठ के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन। ठीक है, तो गलती जितनी करनी है अभी कर लो। 100 दिन जो हैं, इन 100 दिनों में जितनी गलतियां करनी है, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक लास्ट चीज आपको बता के जा रहा हूं, इस वीडियो को मैं यहां पे रोकूंगा, इस क्लास को मैं खत्म करूंगा। लास्ट चीज आपसे बता जा रहा हूं, 50 क्वेश्चन पर डे की प्रैक्टिस आज से 100 दिन 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करनी है, मतलब लगभग 5000 क्वेश्चन आप कर लोगे 100 दिन के अंदर। और 5000 क्वेश्चंस के वो चारों ऑप्शन भी यदि आप मिला दें तो आपके पास 20,000 फैक्ट होंगे, 20,000 फैक्ट। ठीक है, तो आपका जो 16 फरवरी है, 16 फरवरी है, 16 फरवरी का जो पेपर है, 16 फरवरी का जो टारगेट है, 16 फरवरी का जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है, इस टारगेट को यदि हमको पाना है, इस टारगेट को यदि हमको अचीव करना है, तो इस टारगेट के लिए हमको क्या करना है, डेली 50 क्वेश्चंस, ठीक है, या 50 एमसीक्यू, ठीक है, 50 एमसीक्यू हमको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी, और इस प्रैक्टिस के बेसिस पर हम, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 इंटू 100, और ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5000 क्वेश्चन। कितने, 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5000 आप कह सकते हैं फैक्ट्स हो जाएंगे, और 5000 ये क्वेश्चंस होंगे, और फैक्ट की यदि हम बात करें तो 5000 में आप 4 ऑप्शन और मिला दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 20,000 फैक्ट्स होंगे, और 20,000 फैक्ट से बाहर नहीं जाएगा।
20,000 फैक्ट्स के बाहर कुछ नहीं होगा। तो टारगेट हमारा क्या है? 20,000 फैक्ट्स, और 20,000 फैक्ट के साथ हम 16 फरवरी को परीक्षा हॉल में एंटर करेंगे, और जिस तरह हंसते हुए एंटर करेंगे उसी तरह हंसते हुए बाहर भी आएंगे, और हंसते हुए बाहर बस नहीं आएंगे, 1-2 घंटे बाद भी हंसते ही रहेंगे। क्योंकि समस्या यही होती है कि हम वहां से निकल तो आते हैं हंसते हुए, लेकिन 2 घंटे बाद तक कहानी बदल जाती है। तो कहानी बदलने ना पाए, इसलिए आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मिशन 16 फरवरी 2025, और दिसंबर आते आते, अभी ये वाला दिसंबर नहीं आया है, लेकिन नेक्स्ट दिसंबर आते आते 2025 की पोस्टिंग भी हो जाएंगी, तो हो सकता है कि उनमें से एक आप भी हो। ठीक है, तो ये सोच के प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करो कि अगले साल वाली जो दिवाली हो ना, अगले साल वाली दिवाली में जाने से पहले आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि उसी टाइम पे होगा अगला इंटरव्यू। ठीक है, तो शुभकामनाएं हैं मेरी आपके साथ। ठीक है, दिवाली की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी एक दिन बाद दिवाली है। ठीक है, और दिवाली का जो त्योहार है इसमें आप खुशियां बांटते हैं, खुशियों के त्योहार को खुशियों में बांटते हैं, आपस में फैमिलीज होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सबसे आप मिलते हैं। तो नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन एक प्रेशर तो दिमाग में आ गया है कि पेपर 16 फरवरी को है। 16 फरवरी की प्रिपरेशन दिमाग में अभी से चलने लगनी चाहिए। ठीक है, नहीं भी चल रही ठीक है, 4 से 5 दिन आप एंजॉय करिए, लेकिन उसके बाद वापस आइए और वापस आके लग जाइए, पूरे तन मन से आपको लगना पड़ेगा। 16 फरवरी को छोड़ना है, तो 20,000 फैक्ट्स का ये टारगेट आपको अचीव करना है। डेली 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को आपको सीरियसली लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।